क्लास 12th। आई एम मंजूर अहमद डार, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट। आप जानते हैं कि हम अपनी बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर यानी चैप्टर नंबर 6 आज स्टडी कर रहे हैं, पोइट्स एंड पैनकेक्स। और पोइट्स एंड पैनकेक्स एक आर्टिकल है, लिखा हुआ है अशोका मित्रन का। 1940 ईस्वी में जो सुब्रमण्यम श्रीनिवासन ने मद्रास में जेमिनी स्टूडियोज़ की बुनियाद डाली, और उसी का ज़िक्र है। और उसमें हिंदुस्तान के इब्तदाई सिनेमा में काम करने वाले फ़नकारों का ज़िक्र है, उनके तरीक़ेकार और ज़िंदगी का खाका पेश किया गया है इस आर्टिकल में। तो आज हम तीसरे दिन, पहले दिन इंट्रोडक्शन दी थी मैंने लेसन के बारे में, दूसरे दिन हमने एक दो पैराग्राफ पढ़े थे। आज हम पेज नंबर 58 के पैराग्राफ नंबर 2 की लाइन नंबर 17 से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जिक्र है, आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियोलाइट्स नीड द गर्ल्स एंड बॉयज़ टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। जैसा कि आपको बताया गया है कि एक मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियोज़ में। और दूसरी बात जो मैंने बताई थी आपको, वो पोइट्स और पैनकेक्स, जो इसका टाइटल है, पैनकेक्स इज़ द ब्रांड ऑफ द मटेरियल, ब्रांड दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकअप ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेकअप ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, कलाकारों के मेकअप के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था उसे पैनकेक का नाम दिया गया है। और पोइट्स वो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उस जेमिनी स्टूडियोज़ के, जहाँ पे इब्तिदाई हिंदुस्तान के इब्तिदाई सिनेमा में कलाकार जो काम करते थे उनके स्क्रिप्ट राइटर्स जो है पोइट्स कहा गया है। तो स्टूडियो लाइट्स जो थी या सेट्स जो लगाए जाते थे, उनकी ये ज़रूरत मैं समझता हूँ कि ज़रूरत ये थी कि जो कलाकार हैं, लड़के और लड़कियाँ जो काम करने वाले हैं, जो हीरो और हीरोइंस काम करने वाले हैं, उनको मेकअप लगा के बदसूरत बनाया जाए, ताकि जब प्रेजेंटेशन हो, जब मूवी हो, वहाँ वो खूबसूरत दिखें। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। वहाँ पे एक दर्जाबंदी थी। हाँ, जैसे कि इससे पहले एक सेंटेंस है, स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक स्ट्रिक्ट हायरार्की जो है इसमें मेंटेन की गई थी इस मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन, जो सबसे आला मेकअप मैन था, मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। उसका काम चीफ एक्टर्स यानी हीरो, सबसे बड़े हीरो और सबसे बड़ी हीरोइन जो है, जो अभिनेत्री है, उस पर वो लगाना था मेकअप मटेरियल। और यहाँ पे इसने थोड़ा आयरॉनिक स्टेटमेंट दिया है कि वो उनको अगली बनाता था, उनको बदसूरत बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, जो उसका सीनियर असिस्टेंट था, ही वुड अप्लाई द मेकअप मटेरियल ऑन द सेकंड हीरो और या सेकंड हीरोइन पे लगाता था। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, जो जूनियर असिस्टेंट था वो सबसे बड़ा जो कॉमेडियन होता था उस पे लगाता था। एंड सो फोर्थ। इस तरह से ये दर्जाबंदी बरकरार थी और आगे बढ़ रही थी। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और इसके बाद जो क्राउड अरेंज करना पड़ता है कभी शूटिंग के लिए, और क्राउड पे भी जो मेकअप लगाना था वो ऑफिस बॉय का काम था। इट वाज ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी थी। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, वो खिलाड़ी, वो कलाकार जो क्राउड में काम करते थे, उन पे मेकअप लगाने का काम ऑफिस बॉय का था। ये जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। अब मान लो यहाँ था कि जेमिनी स्टूडियो के दफ्तर में भी एक ऑफिस बॉय हुआ करता था। ऑन द डे व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी मिक्सिंग हिज पैंट इन ए जायंट वेसल। जिस दिन क्राउड शूटिंग होती थी, जिस दिन शूटिंग के लिए क्राउड अरेंज करना पड़ता था, उस दिन आप उसको पाएंगे, आप उसको देख लेंगे कि वो एक बड़े मर्तबान में ये पैंट मिक्स कर रहा था, करता देखेंगे आप। एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और क्राउड में काम करने वाले जो कलाकार हैं उन पे वो लगाता था, हाथ से मारता था उनके चेहरों पर। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। आइडिया ये था कि जो जितने भी पोर्स हैं, जितने भी सुराख हैं चेहरे पे, उनको, उन सब को जो है, कलाकारों के चेहरे पे जितने भी सुराख हैं
उन सबको इस पैंट से बंद किया जाए। हालांकि ये सही बात नहीं है, लेकिन ये एक आयरॉनिक क्या कि इतना लगाया जाता था कि वो पोर्स बंद हो जाते थे। ही वॉजंट एग्जैक्टली ए बॉय, वो एक अगेन एन आयरन स्टेटमेंट जिसको आर्ट्स बॉय कहा जाता है। ही वॉजंट एग्जैक्टली ए बॉय, वो हालांकि वो बॉय नहीं था, लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो 40 साल का था, 40 साल के करीब था। और अगेन having entered the studios years ago in the hope of becoming star actor or a top screenwriter, वो उस उम्मीद से इस स्टूडियो में आया था कि वो एक स्टार बनेगा, एक स्टार एक्टर बनेगा, एक बहुत बड़ा कलाकार बनेगा और ए टॉप स्क्रीन राइटर या एक स्क्रीन राइटर बनेगा। डायरेक्टर बन सकता था, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, वो उसकी ख्वाहिश थी। ही वॉज अ बिट ऑफ ए पॉइंट, थोड़ा थोड़ा शायर भी था। इन दोज डेज आई वर्क इन ए क्यूबिकल, उन दिनों मैं एक छोटे से कमरे के कोने में काम कर रहा था। टू होल साइड्स ऑफ विच वो फ्रेंच विंडोज, जिसके दोनों अतराफ जो थे वो फ्रेंच विंडोज थे, फ्रांसीसी खिड़कियाँ थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वो कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि उन्हें फ्रेंच विंडोज कहा जाता। सीइंग मी स्टिंग एट माई डेस्क शेयरिंग ऑफ न्यूज़ पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मुझे देखकर आए रोज़ मुझे ये न्यूज़पेपर्स की कटिंग, न्यूज़पेपर्स को काटते हुए देखकर मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। ज़्यादा लोग ये सोचते हैं मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं कोई ख़ास काम नहीं कर रहा हूँ। आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, नथिंग के अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, आप ये मान लो कि जो बॉस था वो भी इसी तरह का सोच रखता था। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड मार्च इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। इसलिए सब लोग सोचते थे, या जो सोचता था कि इससे कुछ काम मिलना चाहिए, वो मेरे क्यूबिकल में आता था, वो मेरे कमरे में आता था और वहाँ पे मुझे एक लंबा चौड़ा लेसन देता था, यानी लेक्चर देता था कि यार आपको कुछ काम मिलना चाहिए। असल में बात ये है कि इसका जो काम है, मैं थोड़ा सा हट के आपको बताऊंगा कि ये इम्पॉर्टेंट काम है। स्क्रिप्ट राइटिंग में इसका काम था। इसका काम था न्यूज़पेपर्स में जो कटिंग उनको चाहिए थी वो चूज़ करना, वो अखबार की वो कटिंग, फिर वो काट लेना, फिर उसको संभालना। ये एक बहुत बड़ा काम है उस वक़्त के फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये आगे बढ़ते हुए तो मैं कहूँगा द बॉय इन मेकअप डिपार्टमेंट had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वाले लड़के ने, द बॉय जिसे हम बॉय कहते हैं, उसने ये फैसला किया कि आई शुड बी एनलाइटनड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कि मुझे समझ आना चाहिए कि यहाँ पे जो लिटरेरी टैलेंट है, जो एक क्रिएटिव चीज़ है, जो तख्लीकी टैलेंट है, जो हुनर है, उसको किस तरह से ज़ाया मतलब होने दिया जाता है इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। एक ऐसे महकमे में जहाँ पे जो सिर्फ बार्बर्स, यहाँ नाइयों के लिए फिट है और परवर्ट्स के लिए और बेजा इस्तेमाल करने वालों के लिए फिट है। देखो जुबनी स्टूडियोज़ में अब ये फिर एक आयरॉनिक स्टेटमेंट है। ये एक मतलब इसका बड़ा एक लिटरेरी काम है, अखबार की कटिंग चूज़ करना फिल्म के लिए, फिर उसको काटना, फिर उसको फाइल करना या खुद कभी हाथ से लिखना। लेकिन वो लड़का क्या सोचता कि यार इसको मैं समझाऊंगा कि लिटरेरी टैलेंट जो है वेस्ट हो रहा है यहाँ पे बार, क्योंकि काम जो दिखता था वहाँ पे ज़्यादा वो बार्बर्स का, मेकअप बॉय का वगैरह करने में तो उनका ही दिखता था, लेकिन इसका तो दिखता नहीं था। ये जो आर्टिकल राइटर है इसका दिखता नहीं था, हालांकि ये बहुत बड़ा काम करता था। सोन आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। और मैं भी जो है क्राउड शूटिंग के लिए बहुत दुआ करता था कि ये क्राउड शूटिंग हो जाए। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। उसकी बहादुरी के कारनामों के बारे में सुनने से मुझे कोई नहीं बचा सकता था, कुछ नहीं बचा कि अगर ये ना हो कि क्राउड शूटिंग ना हो। जाहिर सी बात है, इसका कहने का मतलब है क्राउड शूटिंग हो तो वो बिजी रहता था, नहीं तो वो इसको अपने एपिक्स बनाता था। एपिक्स आपको पता है
स्टोरीज, लेजेंडरी स्टोरीज, बहादुरी के कारनामे, वो अपने के बहादुरी के कारनामा सुना दीजिए, हाफिज़ भाई इसको सुनाने आता था। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मायूसी के तमाम हालात में, मायूसियों के तमाम इन मिसालों में, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स a single person openly or covertly, and his man of makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कुट्ठा मंगलम सुब्बू। और आप देख लेंगे इस मायूसी के हालात में आप देखेंगे कि सारी जो जो शरारत होती थी वो इस मेकअप, in all instances of frustration you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly। आप मायूसी के हर हालत में शरारत जो होती थी वो एक ही आदमी की तरफ डायरेक्ट हो जाती थी, उसकी सिमत एक ही आदमी की तरफ जाती थी, या तो ओपनली या सब देखते थे सबके सामने, और कवर्टली या चुपके से। And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोठा मंगलम। और ये जो आदमी था ये समझता था कि जो भी इसकी परेशानियां हैं वो सुब्बू की वजह से है। सुब्बू कोठा मंगलम जो है वहाँ पे काम करता है, उसकी वजह से इस आदमी की तरफ जो है सारी शरारतें जो हैं इसी को सहनी पड़ती हैं। शरारतें, वही आदमी है जिसकी तरफ ये शरारतें हो जाती थी, तो ये इसको सुब्बू को जिम्मेदार ठहराता है। अब देखें सुब्बू कौन है। सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू जो है दर्जाबंदी में दूसरे नंबर पे काम करता है। ही कुडंट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। ये इसको फिल्मों में काम करने का मौका इतना नहीं मिल सकता था जितना कि मेकअप बॉय को मिलना था। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times। बरक्स इसके उसको इस एक्चुअली जो शरारत होती थी वो मेकअप बॉय की को ही सहनी पड़ती थी। तो बरक्स इसके उसको उसी को ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स का मुकाबला जो है करना था। यानी इसका मानना है मेकअप बॉय का कि मेरी बेइज्जती का वजह, यानी मेकअप बॉय की बेइज्जती का वजह जो है वो सुब्बू है। और ये जो इसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, उसको जो ये इग्नोमिनी या ज़िल्लत उठानी पड़ती है, इसका जो असल हकदार है उसके सोचने के मुताबिक सुब्बू था। सुब्बू जो दर्जाबंदी में वहाँ पे दूसरे नंबर पे काम करता था। For when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios। क्योंकि जब उसने अपना कैरियर शुरू किया था तब जो है प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी या स्टूडियोज नहीं थी। Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy। मैं मानता हूँ कि जो फॉर्मल एजुकेशन थी वहाँ भी सुब्बू उससे कोई बरतर नहीं था। बट द वर्चू ऑफ बीइंग बॉर्न एट ए ब्राह्मण, ए वर्चू इंडीड, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस। लेकिन जो फजीलत उसको मिली है, बट द वर्चू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मण, जो फजीलत उसको ब्राह्मण में, सुब्बू जो है ब्राह्मण था, ब्राह्मण घर में पैदा होने के वजह से मिली है। वर्चू इंडीड, जो बेशक एक वर्चू है, एक फजीलत है। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस, उसको लगातार मौके मिले हैं और एंड पीपल, और उसको जो है ये एक्सपोजर मिला है लोगों के साथ ब्राह्मण घर में पैदा होने के वजह से। He had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film। उसके पास ये खुश रहने का जो है गुण था। अगर फिल्म फ्लॉप भी होती तब भी वो खुश ही रहता था। हालांकि
फिल्म के फ्लॉप होने में उसका हाथ हुआ करता था, यानी उसकी वजह से कभी फिल्म फ्लॉप भी हो जाए उसको ये परेशानी नहीं होती। ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उसको किसी न किसी का काम करना होता था, यानी वो काम उसको मिलता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो अपनी अपनी तौर से कोई काम करना नहीं जानता था। इंस्पिरेशन का यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे लफ्ज़ आया है। इंस्पिरेशन का माने है परिणाम मिलना, यानी असर होना किसी काम। मैं काम करूँगा अच्छा तो दूसरे को असर, वो अच्छा काम करेगा। लेकिन उसकी पर इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, उसको असर किससे होता था, ये यहाँ पे आयरॉनिकली इस सेंटेंस में बताया है। He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. लेकिन उसका जो वफादारी का, हालांकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास जो सेंस, एक वफादारी का सोच था, वो उसको आइडेंटिफाई करता था इस कंपनी के बड़े के साथ, प्रिंसिपल के साथ। और अगर कुछ क्रेडिट भी मिलता था, टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, वो जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को अगर कुछ उसे वो कहता था कि मेरे प्रिंसिपल को फ़ायदा हो गया। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, हालांकि वो जो है वो फिल्म में काम करने वाला जो था, वो वहाँ पे जो फिल्म में काम करने वाले हैं उनके लिए टेलर जो है मुकर्रर किया गया था। ही वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, ये वो आदमी था जिसको असर होता था, लेकिन जब इस पर कमांड किया जाए, जब इसको हुक्म दिया जाए, यानी तब ये काम का असर लेता था। ये इंस्पायरेशन का लफ्ज़ ही जो है यहाँ पे परवर्ट किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। इंस्पायरेशन का मतलब है असर लेना, लेकिन वो कब असर लेता था, जब काम जब उस पर हुक्म किया जाए, जब उस पर कमांड की जाए। यहाँ पे कोर्स में द रैट फाइट्स द ट्रिग्रेस underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subu would come out with 4 ways of the rat powering affection on its victims' offspring. तो ये मैं आपको कल समझा दूंगा। वी विल कंटिन्यू विथ दिस लाइन टुमारो, बिकॉज वीडियो इतना हो रहा है कि अब ये फिर अपलोड भी नहीं होगा। थैंक यू बाइज, थैंक यू फॉर टुडे। जो कोट्स में है ये लाइन मैंने आज पढ़ी, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू इन द टुमारो, जस्ट टुमारो। हाँ, थैंक यू बाइज।